हेलो बच्चों, आज हम गॉसेस थ्योरम का दूसरा एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है। मैं हूं दीपक यादव, फैकल्टी ऑफ एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव सर फिजिक्स वाले। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल। ठीक है। तो हमें एक स्फेरिकल शेल की वजह से फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किसी पॉइंट पे। तो अगर एक स्फेरिकल शेल की वजह से निकालना है तो भाई शेल कितना बड़ा है वो पता होगा, उस शेल पे कितना चार्ज दे दिया गया वो भी आपको पता होगा, और जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या सेंटर से वो भी आपको पता होगा। यानी तीन चीजें आपको पता होंगी। एक तो जो स्फीयर दे रखा है उसका रेडियस क्या है, उस पे चार्ज कितना है, और जिस पॉइंट पे निकालना है उसका डिस्टेंस कितना है। तो अगर जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है वो पॉइंट ये है, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P, जो कि इस स्फीयर के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे है। ठीक है। तो यहां पर तीन चीजें आपको गिवन है। एक तो स्फीयर का रेडियस यानी कैपिटल R, दूसरा उस पे जो चार्ज दे रखा, और तीसरा जिस पॉइंट पे निकालना है उसका डिस्टेंस। तो ये तीन चीजें हमारी गिवन है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आना चाहिए वो भी इन तीन चीजों के टर्म्स में ही आना चाहिए। ठीक है। अगर हमें गॉसेस थ्योरम अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें क्लोज सरफेस लेना होगा, और आपको पता है कि अगर आपका जो चार्ज है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है एक स्फीयर पे, तो मैंने बताया था कि अगर कोई बल्ब है, ठीक है, कोई गोल सा बल्ब है और उसको आप जलाते हैं तो उसकी जो रोशनी होती है वो सभी डायरेक्शंस में फैल जाती है, और फैलती है वो स्फीयर के फॉर्म में है। ठीक है। जैसे अगर मैं कोई रॉड जलाता हूँ, ट्यूबलाइट ऐसे जलाऊं, तो उसकी जो रोशनी होगी वो ऐसे फैलेगी, यानी सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो जब रोशनी सिलेंड्रिकल फॉर्म में फैले तो हमें वहां जो गॉसियन सरफेस होना है वो सिलेंड्रिकल लेना होता है, और अगर रोशनी जो है वो स्फेरिकल रीजन में जा रही है तो वहां पे जो हमें गॉसियन सरफेस लेना होता है वो स्फेरिकल लेना होता है। तो यहाँ पर जो हम गॉसियन सरफेस लेंगे आपको समझ में आ गया होगा कि वो एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा। तो ये हमने यहाँ पे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लिया। ठीक है। तो ये है आपका चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, और ये है आपका गॉसियन सरफेस, गॉसियन स्फेरिकल शेल, और ये हो गया हमारा गॉसियन स्फेरिकल शेल। तो समझ में आता है खेल। अब जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, तो भाई यहाँ पूरे का हम एक साथ तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आप इस गॉसियन सरफेस पे अलग अलग पॉइंट्स पे देखेंगे तो आपको एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग देखने को मिल जाएगी। जैसे अगर मैं एक स्मॉल एरिया एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है। अगर वही मैं एक एरिया एलिमेंट यहाँ कंसिडर कर लेता तो उसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ आ जाता, कहीं और कंसिडर करता तो उसका एरिया वेक्टर किसी और डायरेक्शन में हो जाता। तो हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट पहले कंसिडर करना पड़ेगा, उसके लिए फ्लक्स निकालूंगा, फिर पूरी बॉडी पे इंटीग्रेशन कर दूंगा उसका, यानी कि सरफेस इंटीग्रल कर दूंगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर कर लिया जिसका नाम दे दिया मैंने ds। तो ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूँ इसका नाम है ds, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ये हो जाएगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड होंगी, यानी कि अलोंग द रेडियस। तो फील्ड लाइन जो होगी वो भी आपका इसी तरीके से होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दोनों के डायरेक्शन है वो सेम है, और डायरेक्शन सेम बोले तो एंगल 0 डिग्री का। तो एज पर द गॉसेस थ्योरम, तो गॉसेस थ्योरम क्या कहता है, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड सरफेस, और ये जो सरफेस मैंने कंसीडर किया इसको नाम देता हूं S1, इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस ये जो गॉसियन सरफेस मैंने यहाँ कंसीडर किया इसके अंदर जो चार्ज रखा वो तो यही वाला चार्ज है, तो वो चार्ज हो गया Q। Q बटे में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन जो थी वो सेम थी, इसलिए आपका जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा E ds cos 0 डिग्री इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और cos 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 1, तो ये हो गया
ई डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है कि किसी भी गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होती है। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बाहर निकाल सकता हूँ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर निकल जाएगा तो ये बचेगा ds इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सोचो जैसे ये एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है, ऐसे बहुत सारे स्मॉल एरिया एलिमेंट्स पे कंसीडर किए जा सकते थे, और उन सभी स्मॉल एरिया एलिमेंट्स को जोड़ूंगा तो ये पूरा का पूरा स्फीयर मिल जाएगा मेरे को, और उस स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं चाहूं तो इसकी जगह 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं, तो इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका फॉर्मूला यहां से तैयार हो जाता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया आपका, अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो तो ये तो एक पॉइंट चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था उसी का फॉर्मूला है। तो बच्चों ये देखो, तो ये फॉर्मूला आपका जाना पहचाना सा लग रहा है, और ये फॉर्मूला किसकी वजह से था, वो पॉइंट चार्ज की वजह से। तो यहां से मैंने कंक्लूजन निकाल दिया कि अगर कोई भी स्फेरिकल शेल है और उसकी वजह से मुझे किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, और वो पॉइंट अगर स्फेरिकल शेल के बाहर कहीं पे है, तो वहां पे ये जो सारा का सारा चार्ज है ये ऐसे ट्रीट करेगा जैसे कि ये सारा का सारा चार्ज कहाँ पे रखा है, सेंटर पे। बात समझ में आती है? क्योंकि भाई ये जो डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस r किसका था, इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस r होगा ना। तो इसका मतलब ये जो चार्ज ये ऊपर आपको दिख रहा है, ये चार्ज यहां ना होकर ऐसा मानेंगे जैसे कि हम सेंटर पे लाई कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई स्फेरिकल शेल है और उसकी वजह से अगर मुझे किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी निकालना है और वो पॉइंट उस स्फेरिकल शेल के बाहर कहीं रखा है, तो वहां पर ये जो सारा का सारा चार्ज है ये बिल्कुल ऐसे ट्रीट करेगा जैसे कि चार्ज सरफेस पे ना होके बिल्कुल सेंटर पे है। तो बच्चे बात समझ में आ गई इतनी? तो ये तो हमने कर लिया कि अगर पॉइंट स्फेरिकल शेल के कहीं बाहर है तो की कहानी, तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। बट ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि पॉइंट हमेशा सरफेस के बाहर ही हो सकता है कि आपका ये जो पॉइंट है ये सरफेस पे लाई कर रहा हो। तो अगर यही पॉइंट सरफेस पे लाई करेगा तो ये जो स्मॉल r था इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, और ये किसके बराबर है, तो r के बराबर। तो इसी में मैं एक केस बना दे रहा हूं, और मैं क्या लिख रहा हूं कि इफ द पॉइंट P lies on the surface of the sphere। अगर पॉइंट P हमारा जो है वो स्फीयर के सरफेस पे लाई करता है, तो ये जो स्मॉल r था इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। तो अगर स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होता है तो भाई ये वाली वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में डाल दो, और जैसे आप ये वैल्यू यहाँ डालोगे तो आपका आएगा क्या, तो q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो स्मॉल r है इसकी जगह आ गया कैपिटल R। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। तो बच्चे इसी में अगर अभी हमें तो चार्ज के टर्म्स में दे रखा था, अगर चार्ज की जगह चार्ज डेंसिटी दे दी जाए तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा। तो यदि हम मान लेते हैं कि हमें ये जो स्फेरिकल शेल इस पे चार्ज ना देके चार्ज डेंसिटी दे दिया गया, और चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा। इफ सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो अगर हमारा सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया निकलेगा कैसे, तो भाई पूरे चार्ज को पूरे सरफेस एरिया से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे जो पूरा चार्ज था वो Q था, और जो पूरा सरफेस एरिया था वो क्या था, तो वो था 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर। तो ये हो गया सरफेस एरिया। तो यहाँ से मेरा Q का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आ जाएगा सिग्मा इनटू में 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो बस यही चार्ज की वैल्यू जो भी हमने फॉर्मूला निकाला था उसमें पुट कर देंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, तो सरफेस के लिए हमारा फॉर्मूला ये था कि अगर पॉइंट P जो है स्फेरिकल सरफेस पर लाई करता है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था वो यही था,
तो बस ये चार्ज की जो वैल्यू है मैं इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूं। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0, Q की जगह आ गया सिग्मा इंटू में 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर और नीचे में भी कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ये कैपिटल आर के स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर चला गया और इस 4 पाई से ये 4 पाई चला गया। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया वो आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर स्फेरिकल शेल का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो उसकी सरफेस पर जो फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमने दोनों तरीके से फॉर्मूला निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो वैल्यू ये होगी और अगर चार्ज के टर्म्स में दे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आएगी। तो ये दोनों ही वैल्यूज हमने सरफेस के लिए देखी है। अब हम इसमें तीसरा केस देख लेते हैं कि अगर जो मेरा पॉइंट P है ये सरफेस की जगह कहीं अंदर हो तो क्या होगा। तो तीसरा केस एक बार देख लेते हैं। तीसरा केस तो इसमें हम क्या कह रहे हैं, इफ द पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो अगर मेरा पॉइंट P जो वो स्फेरिकल शेल के अंदर है तो वहां क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी। तो अब मैं मान लेता हूं कि जो मेरा पॉइंट P है वो यहाँ पे है और सेंटर से ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने मान लिया r डैश। तो यहाँ पे मुझे फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू देखनी है। तो उसके लिए फिर वही तरीका गॉसेस थ्योरम अप्लाई करो और गॉसेस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें गॉसियन सरफेस चाहिए। तो यहाँ जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो कैसा होगा, तो स्फेरिकल होगा। तो ये हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कंसीडर अ स्फेरिकल गॉसियन surface H2 of radius r dash जो कि किससे कम है, तो कैपिटल R से कम है। ठीक है, और इस सरफेस को नाम दे दिया मैंने H2। तो ये हमारा जो सरफेस है इसको नाम हमने H2 दे रखा है और हम कह रहे हैं कि इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R से कम है। तो जैसे ही r डैश की वैल्यू कैपिटल R से कम है इसका मतलब ये हो गया कि जो मैं गॉसियन सरफेस इमेजिन कर रहा हूं वो इस स्फीयर के कहीं अंदर है। ठीक है, सो वो ये था आपका। अब ये बताओ कि ये जो मैंने गॉसियन सरफेस इमेजिन किया है क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नजर आ रहा है आपको। तो नहीं भाई, जो भी चार्ज है वो सारा का सारा इस स्फीयर के तो बाहर रखा हुआ है ना। तो अगर स्फीयर के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है इसका मतलब फील्ड नहीं है, सीधा सा फंडा है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा as the Gaussian surface encloses no charge, क्योंकि हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं कर रहा, यानी कि जो Q है उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो अगर Q की वैल्यू 0 हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। भाई अगर चार्ज ही नहीं है तो फील्ड कहां से होगा, समझ में आ रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 हो गया। तो ये हमने स्फेरिकल शेल के तीनों केसेस कर लिए कि भाई अगर हमारा जो पॉइंट है वो स्फीयर के बाहर कहीं रखा है तो वहां फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा। तो वो हमने देखा था KQ बटे में स्मॉल r का स्क्वायर था और ये फॉर्मूला वही था जो एक पॉइंट चार्ज की वजह से होता था। तो यहां से मैंने कंक्लूजन निकाला था कि मेरा जो चार्ज स्फेरिकल शेल पे दे रखा है वो सारा का सारा चार्ज इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे कि वो सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, फिर सरफेस पे निकाला, फिर हमने अंदर भी देखा। तो हमने ये सारी चीजें कर ली। तो हमें पता चला कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसी वजह से अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देखूंगा डिस्टेंस के साथ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज करती है। तो यहाँ पे जो y एक्सिस है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और x एक्सिस जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो ये जो स्मॉल r है अगर इसकी वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो गई यानी कि आप कहाँ पे हैं, सरफेस पे हैं। और अगर स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से बड़ी है इसका मतलब इस स्फीयर के आप बाहर चले गए हैं। और अगर ये जो स्मॉल r है इसकी वैल्यू इस कैपिटल R से छोटी है तो इसका मतलब अभी आप स्फीयर के अंदर हैं। तो ये जो पोर्शन है ये स्फीयर के अंदर के रीजन को बता रहा है,
ये स्फीयर की सरफेस को बता रहा है और ये जो है स्फीयर के बाहर के पोर्शन को बता रहा है। तो हमें बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कैसे चेंज होगी। तो आप लोग इस ग्राफ को एक बार अपने आप से बनाकर देखिए और सोचिए कैसे बनेगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सो आपने बना लिया होगा, तो देखते एक बार कैसे बनेगा। तो आपको पता है कि भाई जो स्फीयर के अंदर का पोर्शन था उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी वो क्या थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस 0, और अगर मैं सरफेस पे बात करता था तो वहां हो जाता था 1/4πε0 क्यू बटे में कैपिटल आर का स्क्वायर। और अगर मैं बाहर चला जाता था स्फीयर के, यानी आउटसाइड की अगर मैं बात कर देता था, तो वहां हो जाता था q/4πε0 स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मैंने लिख दी जिससे कि आपको ग्राफ बनाने में आसानी हो जाए। तो भाई अंदर की तरफ फील्ड की वैल्यू क्या है, 0, यानी कि मैं सेंटर से लेके अगर सरफेस तक जाता हूं तो वहां तक तो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की 0 है, और y कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब है पॉइंट जो होंगे आपके वो x एक्सिस पे ही लाई कर रहे होंगे। और जैसे ही मैं पहुंचूंगा सरफेस पे, तो सरफेस पे जो फील्ड की वैल्यू होगी वो ये होगी। ठीक है, और अगर सरफेस से बाहर चला जाता हूं तो फील्ड की वैल्यू ये हो जाएगी। और सरफेस से बाहर जाने के बाद मैं जितना दूर जाऊंगा r का वैल्यू उतना बढ़ेगा, और उसके हिसाब से फील्ड का वैल्यू उतना ही कम होता चला जाएगा। तो यहां पर जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, इनवर्सली का। तो एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। तो सोचो अंदर 0 है और बाहर जाता हूं तो फील्ड घटने लगता है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां हुई, तो सरफेस पे हुई ना भाई। भाई अगर अंदर हूं तो फील्ड है ही नहीं, अगर सरफेस के बाहर चला जाता हूं तो जितना दूर जाता हूं उतना फील्ड घटता चला जाता है। तो फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम कहां होगी, तो समझ में आ गया जहां शुरुआत हुई थी, यानी कि सरफेस से। तो सरफेस पर जो फील्ड की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। तो मान लेता हूं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू ये आ जाएगी, तो सरफेस पे फील्ड की वैल्यू एकदम से बढ़ जाएगी, और उसके बाद जब मैं बाहर जाने लगूंगा सरफेस से, यानी दूर जाने लगूंगा, तो फील्ड आपका घटने लगेगा। तो इनवर्सली का तो ग्राफ ऐसा ही बनता है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो था इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू यही होगा जो सरफेस पे होता था, यानी कि q/4πε0 कैपिटल R स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया आपका ग्राफ। तो ये ग्राफ की अगर मैं बात करता हूं तो आप अगर बोर्ड एग्जाम्स देने वाले तो वहां पर ये ग्राफ बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपकी कंसेप्ट में थोड़ी सा और क्लियरिटी आ जाएगी, और फिर हम इस लेक्चर को क्लोज कर देंगे। तो बच्चों जो आज हमने टॉपिक पढ़ा था उस पर बेस्ड ही हमने एक छोटा सा क्वेश्चन देख रहे हैं, और जो क्वेश्चन क्या है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। सो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है, और उस कंडक्टिंग शेल का जो इनर रेडियस है वो r1 है और जो आउटर रेडियस है वो r2 है, और स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल पे हमने चार्ज दे दिया। तो आपको पता है कि अगर कंडक्टिंग शेल पे आप कोई भी चार्ज देते हो तो वो सारा का सारा चार्ज जो होता है वो उसके आउटर सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, क्योंकि आपने जो चार्ज होगा या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो जितने पॉजिटिव होंगे वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जो नेगेटिव होंगे वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो भाई रिपल्सन हो रहा है तो भाग के जाएंगे कहाँ तक, तो जहां तक जा सकते होंगे, यानी कि सरफेस तक। तो इस तरीके से जो मैंने चार्ज दिया वो सारा का सारा इसके सरफेस पे आ चुका है। और अब कहा गया कि इस स्फेरिकल शेल के सेंटर पे मैं एक स्मॉल क्यू चार्ज दे रहा हूं, और पूछा गया है कि इनर सरफेस के लिए चार्ज डेंसिटी बताइए और आउटर सरफेस के लिए चार्ज डेंसिटी बताइए। तो पहले इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सी पार्ट पे आते हैं। को जब चार्जिंग में इंडक्शन का कंसेप्ट पढ़ाया था तो उस वक्त मैंने आपको समझाया था कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में होता क्या है। तो वहां पे दो चीजें होती हैं। एक तो अगर आपको किसी बॉडी पे पॉजिटिव का 5 माइक्रोकूलाम चार्ज प्रोड्यूस करना है तो आपको वहां पे -5 माइक्रोकूलाम की एक बॉडी लानी चाहिए, यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपने प्लस का क्यू चार्ज रखा है तो इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे अट्रैक्ट हो जाएंगे, और उसकी वजह से ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टिंग शेल के इनर सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो जितने मैग्नीट्यूड का चार्ज ये होगा उतना ही चार्ज यहाँ पर भी इंड्यूस होगा। तो ये जो चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ वो कितना है, माइनस का क्यू। तो अगर
माइनस क्यू इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाली सरफेस पे आ गए हैं, तो ये जो बाहर वाली सरफेस होगा इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, सो प्लस का क्यू। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आउटर सरफेस पे भी आपका कुछ चार्ज आ चुका है और वो चार्ज कितना है, तो प्लस का क्यू चार्ज है। तो इस तरीके से जो आउटर सरफेस उस पर टोटल चार्ज अगर कोई पूछ ले तो भाई ये चार्ज पहले था और ये चार्ज बाद में इंड्यूस हो गया है, तो टोटल चार्ज हो गया कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। और इनर सरफेस जो है उस पर सिर्फ और सिर्फ माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो अगर मुझे इनर सरफेस के लिए चार्ज डेंसिटी अगर सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड देखना है, तो मैग्नीट्यूड देखना है तो मुझे चार्ज का सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो चार्ज का वैल्यू हो गया क्यू बटे में इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया स्क्वायर का क्या होता है, सो 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसकी रेडियस r1 है तो 4 पाई r1 का स्क्वायर। सो समझ में आ रहा होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो ये तो इनर सरफेस के लिए हो गया। अब अगर मैं बात कर देता हूं आउटर सरफेस के लिए कि भाई आउटर सरफेस के लिए क्या कहानी बनेगी, तो वहां भी सीधा सा फंडा, आउटर सरफेस के लिए चार्ज डेंसिटी देखनी है तो आप ये देख लीजिए कि आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है और उसका एरिया कितना है। तो आउटर सरफेस पे जो चार्ज है वो क्यू प्लस स्मॉल क्यू है। तो आउटर सरफेस का चार्ज हो गया क्यू प्लस स्मॉल क्यू और जो उसका रेडियस है वो कितना है, तो 4 पाई r2 का स्क्वायर। खत्म कहानी। तो ये हो गया आउटर सरफेस के लिए चार्ज डेंसिटी। अब इसमें जो तीसरा पार्ट ये कह रहा है वो पार्ट क्या है, तो कहता है कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट x ग्रेटर देन r2। यानी कि मुझे कोई पॉइंट है जिसके लिए फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है और वो कितना दूरी पे है, तो x दूरी पे, और इस x की वैल्यू ये जो r2 है इससे ज्यादा है। तो मान लेते हैं कि जो आपका x डिस्टेंस है वो सपोज दैट ये है, तो ये जो पूरा डिस्टेंस है ये x है। तो भाई x की वैल्यू हमें गिवन है कि r2 से बड़ी है, यानी कि जो पॉइंट होगा वो इस स्फीयर के कहीं बाहर होगा, तो मान लिया यहाँ पे है। ठीक है, तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी कि होगा क्या। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लो, खेल खत्म करो। तो गॉसियन सरफेस जो इमेजिन होगा वो स्फीयर के केस में कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। तो ये हमने यहाँ पे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया। अब हमें निकालना क्या, फील्ड इंटेंसिटी तो निकालनी है। तो फील्ड इंटेंसिटी का जो हमारा फॉर्मूला था आउटसाइड द स्फेरिकल शेल वो क्या था, तो वो था क्यू बटे में 4 पाई आर स्क्वायर। यही होता था भाई, क्यू होता था जो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो टोटल चार्ज हो गया, ऊपर लिखते थे और नीचे लिखते थे डिस्टेंस सेंटर से। तो भाई सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है x, तो यहाँ r की जगह लिख दिया x। और जो गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो अब इसके अंदर का मैं टोटल चार्ज देखूंगा। तो चलो देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ से अंदर गया, ये वाला सरफेस है, इस पर टोटल चार्ज जो है वो कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू है। फिर ये दूसरा सरफेस आया, इस पे जो चार्ज है वो माइनस का क्यू है। फिर उसका जब मैं सेंटर पे पहुंचा तो वहां पे प्लस का क्यू चार्ज है। तो ये जो गॉसियन सरफेस इसके अंदर इतना चार्ज था और ये उसका डिस्टेंस था, बस खत्म कहानी। तो इससे ये कट गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू बटे में 4 पाई एक्स स्क्वायर। तो ये निकल गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। सो आपको आई होप कि चीजें समझ में आई होंगी। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, सो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अगर बच्चों आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके लिए यूज़फुल हुई हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी तरह का टॉपिक को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका भी रिप्लाई कर दूंगा। सो बच्चों बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।